गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में, जिसमें मैंने अपनी पिछले क्लास में आपको पढ़ाया कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्यों होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कोरोजन, सब कुछ मैंने अपने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, इन द स्क्रीन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचाव कैसे करें। ठीक है, मेटल्स को कोरोजन से क्यों बचाया जाता है, क्यों बचाना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने लोहे का आयरन का रॉड बनाया, उसके ऊपर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दी और उस आयरन रॉड में अगर कोरोजन लग गया, जंग लग गया, तो फिर क्या होगा, वो तो टूट जाएगा ना। जब वो टूटेगा तो पूरी बिल्डिंग ही धंस जाएगी, तो कितना ज्यादा पैसे भी नुकसान होंगे, कितनी जिंदगी भी आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेटल्स को कोरोजन से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उस आयरन रॉड को कोरोजन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उस आयरन रॉड पर टिकेगी सालों सालों तक। ठीक है, तो ये जो आपके मेटल्स होते हैं, इनमें कोरोजन क्यों होता है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ कि कोरोजन का ओवरऑल अगर आप मतलब समझे, ओवरऑल मतलब ये होता है कि मेटल जो होते हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है और उसकी वजह से उनके ऊपर एक लेयरिंग जमा हो जाती है, एक लेयर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है उस मेटल की, वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, और खराब होने की वजह से वो मेटल टूट जाता है, इसी को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अगर कोरोजन को डिफाइन करना होगा आपको, तो क्या कहेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसमें डिट्यूरेशन हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो पूरा मैंने डिटेल से कोरोजन के बारे में बताया है आपको। तो अगर आपने, ठीक है, तो यहाँ पर आयरन रॉड के बारे में मैंने बताया कि इसमें, और आयरन रॉड जो है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, घर बनाने में, कंपनी बनाने में, रेलवे में, कार में, बस में। तो इनको, ठीक है, यहाँ तक कि जो जमीन के नीचे जो आयरन की जो पाइप बड़ी बड़ी आती है, उसमें वाटर आपका सप्लाई होता है, पेट्रोलियम ऑयल जो एक शहर से दूसरे शहर आता है, वो भी आपका सप्लाई होता है। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आयरन। ठीक है, तो इसको कोरोजन से हम कैसे बचाएं, क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। कैसे आपका, जैसे आपने वाटर सप्लाई आप कर रहे हो जमीन के नीचे से, लेकिन उसमें कोरोजन लग गया आयरन पाइप में, तो वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वो टूट सकता है। तो फिर वाटर सप्लाई कैसे होगा एक शहर से दूसरे शहर। तो यहाँ पर हमें कोरोजन से मेटल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, आयरन को। ठीक है, यहाँ पे हम आयरन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में आयरन दिया है, लेकिन बहुत सारे मेटल्स है जिनमें कोरोजन होता है। जैसे आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर के बर्तन आते हैं, सिल्वर के गहने आते हैं, चांदी की पायल आपने देखी होगी अपनी मम्मी की, अपनी बहन की, वो भी क्या होते हैं, उनमें भी कोरोजन लगता है, वो भी समय के साथ साथ वो ब्लैक होने लगते हैं। चांदी का पायल देखा होगा ना अपनी मम्मी के पास आपने, जब वो मम्मी लाती है मार्केट से तो नया नया चमकता है, लेकिन वो कुछ सालों के बाद वो ब्लैक हो जाता है, एकदम काला सा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो रहा है, उसमें कोरोजन लग गया। ठीक है, अब वो कैसे लगा, कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, वो सब मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी, अभी टेंशन मत लो, अभी मैं ऊपर ऊपर आपको बता रही हूँ केवल। ठीक है, कि कोरोजन क्या होता है। जैसे आपने तांबा का बर्तन खरीद कर लाए, शादी वगैरह में आपने देखा होगा, तांबा बड़े बड़े जो ऐसे हांडे आते हैं ना, तांबा के जो तिलक चढ़ता है उसमें चढ़ाते हैं लोग, तांबा के बर्तन, कांसा के बर्तन। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोरोजन होता है, वो भी समय के साथ साथ वो भी ग्रीनिश हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो हर एक एक्टिव मेटल्स में कोरोजन होता है। तो इन मेटल्स को हम कोरोजन से कैसे बचाएं, स्पेशली आयरन, क्योंकि आयरन आप जान ही रहे हो कि आयरन से कितना ज्यादा यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो आयरन को कोरोजन से हम कैसे बचाएं, वही आपके सिलेबस में है, वही आपको पढ़ना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन। मैं काफी ज्यादा बोलती हूँ क्या आपको डिटेल से समझ में आए, क्लियर समझ में आए, इसलिए थोड़ा मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, नहीं तो अगर मैं जल्दी जल्दी बोल के निकल गई तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लियर कट अच्छे से समझ में आए, इसलिए थोड़ा मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा समझाना पड़ता है, तो मेरी वीडियो लंबी बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करें, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आपके जो स्पेशल मेथड्स है वही यहाँ पर है आपके सिलेबस में, बाकी तो बहुत सारे मेथड होते हैं। बैरियर मेथड, दूसरा है एलॉय टेक्निक, और तीसरा है कैथोडिक प्रोटेक्शन। और ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर कंपटीशन।
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कैथोडिक प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है, मतलब आज ही के लेक्चर में इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। तो स्टार्टिंग में है आपका बैरियर मेथड और दूसरा है एलॉय टेक्निक, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आपका जो पहला है, ठीक है, बैरियर मेथड, ये क्या है? बैरियर से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? बैरियर का मतलब होता है कि किसी दो चीज के बीच में तीसरा आ जाए, ठीक है, दो के बीच में तीसरा आ जाए, मतलब उसने बैरियर लगा दिया, तो इसको बैरियर टेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है कि बैरियर का मतलब होता क्या है। सपोज दैट कि ये मेरा हाथ जो है ये आयरन का रॉड है, सपोज दैट, ठीक है, कि ये मेरा जो हाथ है ये आयरन का रॉड है। अब इसे जंग लगने से बचाना है, इसे हमें खराब होने से बचाना है, इसमें रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, तो हम क्या करेंगे कि हम, और ये जो चारों तरफ है, ये जो आपका आयरन रॉड है, ये किसके चारों तरफ है? मतलब इसके चारों तरफ क्या है? तो इसके चारों तरफ है वातावरण, एटमॉस्फेयर। इस आयरन रॉड के चारों तरफ क्या है? वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। और उस एटमॉस्फेयर में क्या है? आपका ऑक्सीजन गैस है, नमी है, CO2 है, H2S है, नाइट्रोजन गैस है, बहुत कुछ है आपके हवा में, ठीक है। तो ये जो आयरन रॉड है, इसको नमी से, मतलब H2O से, O2 से, CO2 से बचाने के लिए, कोरोजन लगने से, जंग लगने से बचाने के लिए, इस वातावरण और इस आयरन रॉड के बीच में हम कोई दूसरा लेयरिंग कर दे, दूसरा कुछ लगा दे, तो क्या हो जाएगा? बैरियर का काम करेगा, और यहां पर वो वातावरण से ये आयरन रॉड क्या हो गया? सेपरेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आयरन रॉड, अब जैसे मेरा हाथी है, ये पूरे हवा में है ना, अब इस पूरे हाथ में अगर मैं एक सॉक्स पहन लूं, सॉक्स नहीं मतलब क्या, ग्लव्स पहन लूं, पूरा हाथ को ढक लूं कपड़े से, तो क्या हो जाएगा? वातावरण से और मेरा हाथ के बीच में क्या आ गया? वो ग्लव्स आ गए, ठीक है, मतलब जो आप पहनते हो, बड़े बड़े जो लड़कियां पहनती है स्पेशली धूप से बचने के लिए। तो धूप और हाथ के बीच में उसने वो क्या पहन लिया? वो पंजा पहन लिया। तो वहां पर पंजा क्या हो गया? बैरियर का काम किया ना, वो धूप से आपके हाथ को बचा रहा है। समझ में आ रहा है बात क्या कर रही हूँ? तो उसी तरीके से आपका जो आयरन रॉड है, इसको हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2, H2O, ऑक्सीजन गैस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बैरियर लगा देते हैं हवा, पानी और आयरन रॉड के बीच में। अब वो बैरियर क्या हो सकता है? बहुत बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। क्या क्या? देखो, तो पहले तो हम पेंटिंग कर सकते हैं उस आयरन रॉड में किसी केमिकल का, जैसे फॉस्फेट वगैरह केमिकल है, उससे पेंटिंग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आयरन जो है और जो आपका वातावरण है उसके बीच में वो आपका जो पेंटिंग है वो बैरियर का काम कर रहा है, उस आयरन रॉड को बचा रहा है, ठीक है। कोरोजन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए आपको? बाहर का वातावरण ऑक्सीजन से संपर्क में होना चाहिए ना, ऑक्सीजन का आपके आयरन रॉड से संपर्क में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने बैरियर लगा दिया तो आपका ऑक्सीजन जो है आपके वातावरण में वो उस आयरन रॉड के संपर्क से हट गया, ठीक है। तो आप पेंटिंग कर सकते हो, या आप ग्रीसिंग कर सकते हो, तेल वगैरह ऑयल का क्या कर सकते हो? ग्रीसिंग कर सकते हो, या बहुत सारे टेक्निक है, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बैरियर मेथड क्या होता है? पहला मेथड है बैरियर मेथड। Metal surface is coated with substances that does not allow moisture, O2, CO2 to come in contact with metal। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? मेटल सरफेस किसके बारे में बात हो रही है? स्पेशली आपके सिलेबस में आयरन है, तो हम आयरन के बारे में ही यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मेटल सरफेस है किसका? आयरन का, या आयरन रॉड कह सकते हो, या आयरन कह सकते हो। is coated with substances that does not allow moisture, O2, CO2 to come in contact with metal, ठीक है। तो हम किसी सब्सटेंसेस का हम क्या कर देते हैं? मेटल सरफेस के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिसके वजह से मेटल सरफेस और वातावरण, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, O2, CO2 से कनेक्शन खत्म हो जाता है, किसका? मेटल का। इसी को हम बोलते हैं बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर का काम करते हैं। अब हम किसकी कोटिंग करते हैं? यहाँ पे लिखा है ना कि सब्सटेंसेस से कोटिंग करते हैं, तो किसकी करते हैं? तो कोटिंग विद पेंट्स, हम पेंट लगा सकते हैं।
आपने देखा होगा बिल्डिंग जब हम घर बनाते हैं तो पेंटिंग करते हैं ना, एक तो होता है कि सजावट के लिए, सुंदरता के लिए भी हम पेंटिंग करते हैं, लेकिन एक और रीजन ये भी है कि उस पेंट में प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं वो आपके घर के अंदर जो आपके रॉड्स लगे हैं, आयरन के रॉड्स, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, बैरियर का काम करते हैं एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन, CO2 और H2O से उस आयरन रॉड को बचाने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप घर के पेंटिंग वगैरह करते हो तो वहां पर आप आयरन रॉड की भी पेंटिंग कर सकते हो। ऑयल फिल्म्स या ग्रीस वगैरह उस मेटल के सरफेस पे लगा दीजिए तो वो भी तब भी आपका क्या होगा, बैरियर का काम करेगा। ठीक है, और कोटिंग विद अदर मेटल्स, जैसे आप टीन मतलब एसएन, स्टेनस, जिंक की कोटिंग कर सकते हो, स्टेनस की कोटिंग कर सकते हो। डिपिंग द आयरन रॉड को लो और उसको जिंक मेटल के अंदर डुबा दो। सब बताऊंगी, घबराओ मत कि मैम क्या बोल रही है, मैं सब बताऊंगी आपको। आयरन रॉड लिया आपने और जिंक मेटल है पिघला हुआ, उसके अंदर डाल दिया तो उस आयरन रॉड के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे डीपिंग द आयरन इन जिंक मेटल। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अभी सब डिटेल से यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। वैसे भी मैंने अपने पिछले क्लासेस में आपको ये बता रखा है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े से आपके टैंकर होते हैं जिसमें हम जिंक मेटल को पिघला कर डाल देते हैं। ये जो जिंक मेटल होता है ये शाइनी मेटल होता है, व्हाइटिश शाइनी कलर का ये होगा। उसमें क्या करेंगे कि उसको पिघलाकर बड़े कंटेनर में डाल देंगे जिंक को, और बड़े बड़े जो आयरन के पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े लोहे आयरन के जो पाइप्स होते हैं, इनको हम मशीन के द्वारा उठाकर उस कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें जिंक है। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी आयरन की जो पाइप है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आयरन की जो पाइप है वो खराब ना हो, उसमें जंग ना लगे, उसमें कोरोजन ना हो। ठीक है, चलो। और दूसरा तो ये भी कि हाँ सुंदर भी दिखे, ठीक है, अच्छा भी दिखे, तभी तो बिकेगा महंगे दाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गैल्वेनाइजेशन हो गया। फोर्थ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, एल्युमिनियम की कर दो, निकल की कर दो। गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने जब सेल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत डिटेल से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि जो आयरन रॉड है इसमें हम कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं, कॉपर मेटल को पिघलाकर उसके ऊपर चढ़ा दो, या आप एल्युमिनियम की प्लेटिंग कर सकते हैं, या आप निकल की प्लेटिंग कर सकते हैं। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, आयरन पाइप्स के ऊपर या आयरन रॉड के ऊपर। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो आयरन रॉड है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके बीच में एक बैरियर आ गया, तो इसी को हम बैरियर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि अपने आप को कुर्बान करके हम किसी और को बचा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं देश के लिए और हमें बचाते हैं। तो उसी तरीके से आपका क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या है कि जो आयरन रॉड्स होते हैं इनके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, और ये जो जिंक होता है ये समय के साथ साथ ही खुद खराब हो जाता है, खुद खराब होकर नष्ट हो जाता है। तो वो जिंक क्या किया, इस आयरन रॉड को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको बोलेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो होता क्या है, तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आपका गैल्वेनाइजेशन आता है, गैल्वेनाइजेशन टेक्निक आता है। ओके, समझ में आ रहा है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में गैल्वेनाइजेशन टेक्निक आता है। इसमें होता क्या है, अब बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा, जो मैं बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन रॉड है, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है बहुत सुंदर सा आयरन रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन रॉड है इसको हम एक पिघले हुए जिंक के कंटेनर में डाल देते हैं। बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें जिंक मेटल को पिघला कर रखा जाता है। ये व्हाइटिश कलर का, शाइनी कलर का होता है। अब ये जो आपका आयरन रॉड है या आयरन की पाइप कह सकते हो, इस पाइप को मशीन के द्वारा उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं, डिप कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना डिपिंग द आयरन, तो यहाँ पे डिप कर देते हैं। डिप करने से क्या होगा, जैसे डिप किए फिर उसको निकाल लिए बाहर, तो डिप करने से क्या होगा कि जो आपका पिघला हुआ जो जिंक है वो पूरा का पूरा उस रॉड के ऊपर या उस पाइप के ऊपर लग जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन कलर से मैंने जो बनाया है वो जिंक का बनाया है। ठीक है, जिंक मेटल है वो।
अब यहाँ पर आपने जब निकाला उसको वापस से उस आयरन पाइप को या उस आयरन रॉड को, तो पूरी की पूरी जिंक जो मेटल है वो इस आयरन पाइप के ऊपर लग गई है। ठीक है, जिंक की एक फिल्म लग गई है, जिंक की एक लेयर लग गई है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब ये इसमें है क्या, अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज से समझेंगे। देखो, जो जिंक होता है ना, ये हाईली एक्टिव मेटल होता है कंपैरिजन टू आयरन। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो आपके आयरन के ऊपर जिंक होता है। ठीक है, मतलब जिंक में ऑक्सीडेशन सॉरी, जिंक में जो ऑक्सीडेशन है वो आयरन से तेजी से होगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन नीचे होता है, जिंक ऊपर होता है। और ये जो जिंक होता है इसकी जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके आयरन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जिंक में ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन ज्यादा होने का मतलब कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकालेगा बाहर देन आयरन। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? हमने जिंक को ही क्यों यूज किया? जिंक इसलिए यूज किया क्योंकि जो जिंक होता है ये आयरन से हाईली एक्टिव मेटल होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो ये आपका आयरन से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब इसमें इजिली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी देन आयरन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने जिंक को यूज किया। अगर हम जिंक को यूज ना करके हम अगर सोने का यूज करते, गोल्ड का या सिल्वर का, तब वहां पे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सिल्वर और जो आपका गोल्ड है वो आपका एक्टिव मेटल नहीं है देन आयरन। आयरन ज्यादा एक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो जिंक है ये क्या है, मोर एक्टिव मेटल है देन आयरन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन तेजी से होगा देन आयरन। ठीक है, तो आपको मैंने कई बार समझाया है कि जो कोरोजन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, उसी को कोरोजन कह रहे हैं कि यहाँ पे उसी की वजह से कोरोजन हो रहा है। तो अगर आप हवा में आपने आयरन रॉड को रखा तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन ज्यादा तेजी से होगा और इसमें कोरोजन जंग ज्यादा तेजी से लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने जिंक की कोटिंग कर दी इसके चारों तरफ, तो यहाँ पे हवा से संपर्क इस आयरन रॉड का टूट गया, इस आयरन मेटल का टूट गया, और जो आपने कोटिंग की है वो किस चीज की है जिंक की है। ठीक है, हाईली एक्टिव मेटल की है। अब ये जिंक बेचारा ये खुद क्या करेगा, हवा के संपर्क में आके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। ऑक्सीडेशन कर रहा है मेटल, मतलब कोरोजन लग रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें जंग लगेगी, ये खराब होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस जिंक ने इस आयरन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और इसी को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जिंक की एक लेयर इस पाइप के ऊपर चढ़ गई, लग गई। अब यहाँ पर बाय द टाइम समय बीता और समय बीता, धीरे धीरे जब ये जिंक जो है ये पूरे हवा के संपर्क में डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन इस आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। ठीक है, लेकिन खुद ये हवा के संपर्क में आ रहा है, वातावरण के संपर्क में आ रहा है, नमी के संपर्क में आ रहा है, बरसात, पानी, धूप, मिट्टी, सबके संपर्क में ये जिंक ही आ रहा है, आयरन पाइप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर समय के साथ साथ बाय द टाइम क्या होगा, ये जिंक बेचारा अब इसका डिट्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोरोजन लगना शुरू हो जाएगा, और ये जो जिंक है ये आपके वातावरण में प्रेजेंट CO2 गैस से, H2O वाटर से, नमी से, और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके बनाता है बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक जिंक कार्बोनेट का मतलब कि ZnOH का होल ट्वाइस ये बेसिक हो गया, और जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3। तो ये जो एक कंपाउंड है ये जिंक फिल्म कहलाता है, और एक इनविजिबल लेयर होती है। ये क्या है, ये इनविजिबल लेयर होती है जो समय के साथ साथ आपके इस आयरन पाइप या आयरन रॉड के ऊपर आपकी जमा होने लगती है। तो अब ये जिंक जो था, जो अच्छा खासा जिंक था, वो बेचारा किसमें कन्वर्ट हो गया, बेसिक जिंक कार्बोनेट में। इसका भी नष्ट होने लगा, ये इसमें भी कोरोजन लगने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक सॉलिड लाइन बनाया और यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, जो ये बता रहा है कि अब वो भी खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जिंक फिल्म जो है इनविजिबल होती है, और ये क्या नाम है इसका, इस लेयर का, बेसिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3 डॉट ZnOH का होल ट्वाइस। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि बैरियर मेथड से कैसे आप आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं, कोरोजन से बचाते हैं। जो दूसरा टेक्निक होता है वो है एलॉय मेथड। इसमें क्या होता है कि आयरन को हम किसी दूसरे मेटल या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो खराब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है। जैसे आपके घर में जो बर्तन यूज होता है, जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, उसमें भी आयरन होता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लग रहा है, वो खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एलॉय फॉर्म में है। ठीक है, इससे क्या होता है एलॉय बनाने से कि जंग नहीं लगता है, क्रोजन नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, बहुत सालों तक चलता है। तो एलॉय टेक्निक से भी हम रस्टिंग से और क्रोजन से मेटल्स को बचाते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आता है, वो है सीपी सिस्टम, कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब सीपी सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूरा ध्यान आप बोर्ड पर ही रखिए, क्योंकि इसका मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनवाया है, डायग्राम बनाकर पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, ताकि आप इसको लिखकर अच्छे से बाद में समझ सको, याद कर सको। अभी मैं पूरा डिटेल से आपको डायग्राम बनाकर भी समझाऊंगी। तो वी नो दैट इन रस्टिंग आयरन, ठीक है, वी नो दैट इन रस्टिंग आयरन ऑक्सीडाइज, मतलब क्या होता है कि रस्ट कैसे लगता है, कोरोजन कैसे होता है। कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होगा, उसी को कोरोजन कहेंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ही हुआ कि मेटल खराब हो गया। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब मेटल खराब हो रहा है, उसमें कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रस्ट का मतलब ही क्या हुआ कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इन कोरोजन मेटल ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल जो होता है कोरोजन में ऑक्सीडाइज होता है। कोरोजन में मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, खराब होता है, नष्ट होता है। ठीक है, एंड एक्ट एज एनोड, और उस केस में जब वो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में होता है। तो उस केस में आपका जो मेटल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो आपका एनोड कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ। जैसे आपने आयरन की रॉड ली या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट लिया, वो हवा के संपर्क में आकर उसमें जंग क्यों लग रहा है, क्योंकि जो आयरन है वो हवा के संपर्क में आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस आयरन का, वो खराब हो रहा है, उसी को हम कोरोजन कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो आयरन की रॉड है वो एनोड का काम कर रही है। एनोड का क्यों, क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आयरन रॉड है वो एनोड का काम कर रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, उसमें रस्टिंग हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, उस मेटल का जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसमें रस्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे आयरन। So, if we somehow made our metal like iron to behave as cathode, so no oxidation of metal happen. So no oxidation of metal happen. So no corrosion. This is very important. आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है। So if we somehow made our metal like iron to behave as cathode, so no oxidation of metal happen, so no corrosion. क्या मतलब समझे, मतलब ये समझा आपने अभी तक ये पढ़ा कि जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनोड हो रहा है, और तब जाकर उसमें रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा टेक्निक अप्लाई करें, कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाए कि जो आपका जो आयरन है, जो आपका एनोड का काम कर रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो ही ना। ऐसा हो सकता है कि आपका जो आयरन रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो एनोड कहला रहा था, उसमें रस्ट लग रहा था, जंग लग रहा था। लेकिन क्या कुछ ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से जो आयरन है वो एनोड ही ना कहलाए, उसमें ऑक्सीडेशन ही ना हो। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा आयरन रॉड में, तब वहां पर कोरोजन लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जंग लगेगा ही नहीं फिर। क्योंकि जंग लगना, कोरोजन का होना मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, लेकिन अगर मेटल ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा है तो फिर जंग कहां से लगेगा, फिर कोरोजन कहां से होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम कोई ऐसा टेक्निक फॉलो करें जिसकी वजह से जो मेटल है, जिसे हमें बचाना है, जिसे हमें जंग लगने से, कोरोजन होने से बचाना है, उसको हम एनोड की तरह काम ही ना करवाए, उसको हम कैथोड की तरह काम करवाए। उसको हम एनोड की तरह काम ना करवाए, उसको हम कैथोड बना दे अगर,
तब तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तब तो उसमें रिडक्शन होगा, तब वो आपका कोरोजन से बच जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैंने इसलिए लिखवाया, मैं समझा देती तो काम चल जाता, लेकिन मैंने इसलिए लिखवाया कि कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि लिख देती हूँ ताकि वो बाद में पढ़कर भी समझ सके। ठीक है, तो अगर हम उस एनोड को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें जंग लग रहा है, उसको हम एनोड ना रख के हम कैथोड कर दे, उस मेटल को कैथोड बना दे जिसमें रिडक्शन होता है, तब क्या कोरोजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोरोजन होने के लिए मेटल का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। जब उस मेटल को जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम एनोड हटाकर, ऑक्सीडेशन हटाकर जब कैथोड बना दे, उसको कैथोड बना दे मतलब रिडक्शन करवा दे, तब तो कोरोजन ही नहीं होगा। कोरोजन तो भाई देखते ही रह जाएगा कि मुझे तो ऑक्सीडेशन करवाना था मेटल का, लेकिन यहाँ पर मेटल रिडक्शन कर रहा है, कैथोड बन गया, तब तो भाई मैं कोरोजन का कोई काम ही नहीं, कोरोजन होगा ही नहीं, रस्ट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका प्रोटेक्शन हो रहा है उस मेटल का। अब हमने यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर उस मेटल को जो एनोड का काम कर रहा था उसको कैथोड बना दिया। किसने? हमने, मतलब साइंटिस्ट ने। उसने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उस मेटल को जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसमें एनोड का काम कर रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें कोरोजन लग रहा है, जंग लग रहा है, उसको हम कैथोड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें रिडक्शन होगा, तो फिर उसमें कोरोजन लगेगा ही नहीं और वो मेटल प्रोटेक्टेड हो जाएगा और आपका काम खत्म। आगे बात समझ में? चलिए, तो इन दिस मेथड, अब इस मेथड में, इन दिस मेथड, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे मैंने 1 2 3 4, और ये 4 जो टॉपिक है 4 नोट टाइप का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। पहला जो है आयरन मेटल, इस मेथड में कौन सा मेथड के बारे में बात हो रही है? कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपके 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि आयरन मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन सो इट विल बी कनेक्टेड टू मोर एक्टिव मेटल थ्रू वायर। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो मेटल था जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो एनोड कहला रहा था, उसी को हमें जंग लगने से बचाना है। तो हमको ऐसा कुछ करना होगा कि हम उसको एनोड ना बना के कैथोड बना दे। तो उसके लिए हम कोई ऐसा मेटल बाहर से खोज कर लाए, ढूंढ कर लाए, जो उस मेटल से, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उस मेटल से वो एक्टिव मेटल हो, रिएक्टिव हो, उस मेटल से, जिस मेटल से हमें, जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एनोड कहला रहा है, उसी को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहर से कोई दूसरा मेटल लेकर आएंगे जो इस मेटल से हाईली एक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। अब ये जब हाईली एक्टिव है इससे, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो ये खराब होगा, ये खराब होगा, मतलब ये आपका एनोड कहलाएगा, और ये जो आप, जिसको आप बचाना चाह रहे थे, वो फिर क्या कहलाएगा? कैथोड। तो आपने जो बाहर से मेटल लाया, जो एक्टिव मेटल है, शर्त ये है कि वो एक्टिव मेटल होना चाहिए, जो आप बाहर से ला रहे हो, जो आप बाहर से ला रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए देन दिस मेटल, जिससे आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उस मेटल से ये वाला मेटल जो आप बाहर से लाए हो, ये हाईली एक्टिव, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, तब जाकर आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। वैसा नहीं कि आपने गोल्ड ले आया, सिल्वर ले आया तो आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन हुआ, नहीं। उसके लिए आपको इस मेटल से, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उससे इसकी, जो आप बाहर से ला रहे हो, इसकी एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए देन दिस वन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, हाईली एक्टिव होना चाहिए, तब जाकर आप इसको बाहर से आप लाओगे और फिर क्या करोगे? इस मेटल को इस मेटल से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। जो आप बाहर से मेटल लाए और जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इन दोनों को आपने वायर से कनेक्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो आप बाहर से लेकर आ रहे हो, चूंकि वो हाईली एक्टिव है, तो वो क्या करेगा? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा इसकी तुलना में। इससे पहले ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगा। जब ये पहले ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगा, क्योंकि आपने वायर से कनेक्टेड कर दिया है, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है, तो इस ये जो आप बाहर से लेकर आए हो, ये हाईली एक्टिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा, तो मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ये एनोड कहलाने लगेगा। अब ये जो आप, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, भाई वो कहेगा कि मैं एनोड था,
लेकिन ये मेरे जगह पर आ गया, अब ये ऑक्सीडेशन करने लगा, तो मजबूरी में इस मेटल को कैथोड का काम करना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें रिडक्शन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन को देगा ऑक्सीडेशन एनोड, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा रिडक्शन कैथोड। तो यहाँ पर जिसको आपको बचाना था जिस मेटल को, अब उसका क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कैथोड बन गया। जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है वो मेटल आपका कैथोड बन गया और उसी का प्रोटेक्शन हो रहा है, तो बोलेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है। और जो आप बाहर से मेटल लाए हो, जो एनोड का काम कर रहा है बेचारा, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी के ऊपर अब कोरोजन लगेगा, उसी पर जंग लगेगा, वही खराब होगा। तो यहाँ पर वो कहलाएगा सैक्रिफिशियल एनोड। ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है इस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये कहलाएगा सैक्रिफिशियल एनोड। इज दैट क्लियर? चलिए अभी सब मैं डिटेल से आपको डायग्राम बनाऊंगी बहुत सुंदर सा, तब बताऊंगी, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहां समझ में आ गया कि आयरन मेटल टू बी प्रोटेक्टेड। अब यहां पर हम आयरन पढ़ रहे हैं ना, तो आयरन को ही हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आयरन मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, सो इट विल बी कनेक्टेड टू मोर एक्टिव मेटल। तो हमें किससे कनेक्टेड करना है, जो आयरन से ज्यादा एक्टिव हो। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन के ऊपर होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, उनमें ज्यादा इजिली ऑक्सीडेशन होगा देन आयरन। तो उसी मेटल को हमें चूज करना है, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ओके, तो मोर एक्टिव मेटल थ्रू वायर, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया वायर से। दूसरा जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। वैसे मैंने समझा दिया, फिर भी याद रखिएगा। आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड। जिस मेटल को आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब आयरन को प्रोटेक्ट करना है, तो वो कैथोड कहलाएगा। और जो आप बाहर से लेकर आ रहे हो इसको प्रोटेक्ट कराने के लिए एक्टिव मेटल, वो आपका प्रोटेक्टिंग एक्टिव मेटल, प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज एनोड। तो ये वाला आपका एनोड कहलाएगा। जो आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो, बाहर से ला रहे हो प्रोटेक्ट कराने के लिए आयरन रॉड को, वो आपका एनोड और आयरन कैथोड कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है, बिल्कुल साफ साफ अच्छे से आप भी नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि आयरन कैथोड कहलाएगा कि एनोड कहलाएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन में। कैथोडिक प्रोटेक्शन में जो आपका बाहर से जो आप मैग्नीशियम लाते हो वो एनोड होता है कि कैथोड होता है। तो आपको याद रहेगा तब तो आप करोगे, समझे रहोगे तो बिल्कुल लिख लोगे, लेकिन नहीं समझे रहोगे, याद करना होगा तो आप ये नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, समझा दिया है मैंने, अभी डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगी। तो एज आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड, आयरन ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, आयरन ऑब्जेक्ट कैथोड का काम कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसीलिए इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। मतलब कैथोड को हमें प्रोटेक्ट करना है, कैथोडिक प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कैथोडिक प्रोटेक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं। आगे है थर्ड नंबर का जो नोट है वो देखिए, मेटल्स वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग आर मैग्नीशियम, ठीक है, एंड जिंक एंड एल्यूमिनियम विच आर कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड्स। ठीक है, तो हम कौन कौन से मेटल्स को बाहर से लाते हैं जो एनोड का काम करता है, जो आपका उसको प्रोटेक्ट करता है आयरन का। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहर से कौन कौन से मेटल्स को सप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम या जिंक या एल्यूमिनियम। ये जो होते हैं एक्टिव मेटल्स होते हैं आयरन की तुलना में, तो इनको हम बाहर से लेकर आते हैं और वायर के थ्रू हम आयरन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो कैथोड कहलाएगा और जो आपने बाहर से मेटल लेकर आए हैं वो एनोड कहलाएगा। उसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें कोरोजन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल्स वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग आर मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम विच आर कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड। तो इस तरह के आपके जो मेटल्स होंगे जो आप बाहर से ला रहे हो उसे हम सैक्रिफिशियल एनोड्स कहते हैं। ये भी पूछता है कि व्हाट इज सैक्रिफिशियल एनोड्स, तो पूरा आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में विद अ डायग्राम, तब जाकर पूरे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो सैक्रिफिशियल एनोड्स में मैंने यहाँ पे 2 लाइन कर दिया ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर सको। तो इस तरह के मेटल्स को हम सैक्रिफिशियल एनोड्स कहेंगे।
फोर्थ जो नोट है वो देखो, मैग्नीशियम इज oftenly employed in the cathodic protection of iron pipes buried in the moist soil। जो जमीन के नीचे जो आयरन की बड़ी बड़ी पाइप जा रही होती है पानी सप्लाई के लिए या पेट्रोलियम ऑयल के सप्लाई के लिए, तो उन पाइप्स के साथ हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को भर भर के बोरी में वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं आयरन पाइप के साथ। जैसे आपका आयरन पाइप है ना ये बड़ा सा, तो इसके अगल बगल क्या करेंगे, ये तो मैंने गाना गाने लगी अगल बगल ठीक है। तो जो आयरन पाइप है तो इसके अगल बगल बड़े बड़े झोले में बोरे में हम मैग्नीशियम के टुकड़ों को भर देते हैं और वायर से कनेक्ट कर देते हैं उस आयरन पाइप के साथ। तो यहाँ पर आयरन पाइप कैथोड बन जाता है और जो आप मैग्नीशियम को जो बोरे में भर भर के लाए हो जो कनेक्ट किए हो ये आपका एनोड बन जाता है। तो यहाँ पर आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन हो जाता है। आयरन की पाइप जो होती है जो मिट्टी के नीचे है दबी हुई है वो सेफ रहती है, उसमें जंग नहीं लगता है, तो इसी को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का यूज होता है क्योंकि सस्ता मिल जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ज्यादा यूज करते हैं। मैग्नीशियम इज ऑफनली एम्प्लॉयड इन द कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन पाइप्स ब्यूरिड इन द मॉइस्ट सॉइल, जमीन के नीचे मतलब गीली मिट्टी के नीचे। ठीक है, नोट करना है तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कैथोडिक प्रोटेक्शन का पूरा डायग्राम बना दिया है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझ चुके हैं कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पाइपलाइन वगैरह ये कैथोड का काम करेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन में, और जो आप बाहर से मेटल को लेकर आ रहे हो वो आपका एनोड का काम करेगा जिसे हम सैक्रिफिशियल एनोड कहते हैं। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ रही है। अब बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको बनाया है कैथोडिक प्रोटेक्शन का डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए ये है मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी, मतलब कि जमीन के नीचे आपने देखा होगा बड़े बड़े वाटर के पाइपलाइंस आयरन के जाते हैं। ठीक है, या ऑयल को सप्लाई करने के लिए या वाटर को सप्लाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर। तो जो जमीन के नीचे जो आपके आयरन के पाइप्स है, एक तो वो जमीन के नीचे है तो जमीन खुद ही जो मिट्टी होती है वो खुद ही गीली होती है, उसमें खुद ही नमी होता है, तो उसमें तो जंग लगने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस आयरन के पाइप में जंग लगने की, कोरोजन होने की बहुत ज्यादा संभावना है जमीन के नीचे। ऊपर भी है, जमीन के नीचे तो और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नमी ज्यादा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लग सकता है, कोरोजन हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, फिर इस आयरन के पाइप को प्रोटेक्ट कैसे करें? प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये आयरन की पाइप खराब हो जाएगी, सारा पानी वेस्ट, सारा ऑयल वेस्ट। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने सोचा कि हम ये जो कोरोजन की जो प्रोसेस हो रही है इस आयरन के पाइपलाइन में जंग लग रहा है, तो इसको बचाने के लिए हम ऐसा क्या करें? तो उन लोगों ने सोचा कि जो आयरन की जो पाइपलाइन है इसमें जो आयरन के एटम्स है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वजह से ही तो जंग लग रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो क्यों ना हम इस आयरन पाइपलाइन को ऑक्सीडेशन होने से रोक ले, ऑक्सीडेशन ही ना हो, जो इसके एलिमेंट्स है, जिसके एटम्स है वो ऑक्सीडाइज ही ना हो, उनमें ऑक्सीडेशन ही ना हो, तब तो ये इसमें कोरोजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोरोजन का मतलब ही होता है मेटल को ऑक्सीडेशन। मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही कोरोजन का कारण है। कोरोजन होने का मेन कारण क्या है? मेटल का ऑक्सीडेशन। तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन ही ना हो तो कोरोजन भी नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम इस आयरन पाइपलाइन को जो आपका जिसमें जो एटम्स है वो आपके ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर कोरोजन लग रहा है, जंग लग रहा है, तो हम ऐसा कुछ करें कि इसमें जंग ना लगे, इसमें कोरोजन ना हो, वो ऑक्सीडेशन करे ही ना, वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जो है आयरन के वो ऑक्सीडेशन करे ही ना। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि बाहर से इन लोगों ने बाहर से, ठीक है, बाहर से कुछ ऐसे मेटल्स लाए जिनकी एक्टिविटी इस आयरन से ज्यादा है, जिनकी एक्टिविटी मतलब क्या, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन आयरन, जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आयरन से ज्यादा है, जिनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन के ऊपर है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेंगे, मतलब इजिली निकालेंगे, इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, उनमें इजिली ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ज्यादा उनमें ऑक्सीडेशन होगा देन आयरन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस आयरन पाइप को वायर के थ्रू ऐसे एलिमेंट से अटैच कर दिया जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसकी एक्टिविटी आयरन से ज्यादा है।
अब इससे करने से क्या होगा कि ये जब कनेक्ट हो जाएगा वायर से, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका आपने बाहर से जो मेटल लाया है, ये मेटल आपका ऑक्सीडेशन करने लगेगा, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई ये पीछे हो गया ना। अब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, ये आपका ज्यादा एक्टिव है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इस मेटल की इसकी तुलना में, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करने लगेगा, बाहर निकालने लगेगा, लूज करने लगेगा, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगेगी, इसमें ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाएगा। ये बेचारा देखता ही रह गया कि भाई मेरे में तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, कोरोजन लग रहा था, जंग लग रहा था। अब ये भाई साहब आए, वायर से कनेक्ट हुए और इन्होंने मेरा हक छीन लिया। मुझे ऑक्सीडेशन होना था लेकिन ऑक्सीडेशन ये करने लगे। जब इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा इस मेटल में, तो मजबूरी में इस आयरन को कैथोड की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन बनना पड़ेगा। किसी एक को तो रिडक्शन बनना पड़ेगा और किसी एक को तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये वाला जो मेटल है, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कहलाएगा एनोड, क्योंकि एनोड में ही आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब एनोड, तो ये आपका एनोड कहलाने लगेगा। ये जो मेटल जो आप बाहर से लेकर आए हो, ये एनोड कहलाने लगेगा। अब ये एनोड कहलाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, ये एनोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर्स के थ्रू इस आयरन पाइप में आने लगेंगे, जिसके वजह से ये बेचारा आयरन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको मजबूरी में इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें रिडक्शन होने लगा। और जिसमें रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं कैथोड। आगे बात समझ में, तो मजबूरी में इसको कैथोड का काम करना पड़ा, तो इसमें कोरोजन होना बंद हो गया, कोरोजन स्टॉप हो गई। अब कोरोजन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। आई बात समझ में, इस मेटल में होगा, इसमें नहीं होगा। ये समय के साथ साथ खराब हो जाएगा, ये समय के साथ साथ सही रहेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो रहा है, कैसे बताओ। ये आपका हो गया एनोड नेगेटिव चार्ज, ये आपका हो गया कैथोड पॉजिटिव चार्ज, और जो बीच में मिट्टी है, क्योंकि ये सब काम मिट्टी के नीचे हो रहा है, ये सब क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जमीन के नीचे गहराई में मिट्टी में हो रहा है। तो जो मॉइस्ट सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें एनायंस भी होंगे, उसमें कैटायंस भी होंगे। तो ये पूरा जो मॉइस्ट सॉइल है, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। Na+Cl- याद है ना। वैसे ही इस गीली मिट्टी में आपका पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है, कैटायंस भी है, एनायंस भी है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा गीली मिट्टी। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, वायर से कनेक्टेड है, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बताइए कितना बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जमीन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एनोड कैथोड बन गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहाँ है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका मिट्टी में जो आयंस और कैटायंस है वो है, और वायर से तो आपने कनेक्टेड किया ही है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस वायर के थ्रू आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिडक्शन होने लगेगा आयरन का। आयरन का होगा कि किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आपका क्या होगा कि एनोड है, ये एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और खुद ये मैग्नीशियम+2 में कन्वर्ट होकर ये मिट्टी में आ जाएगा। खुद ये पॉजिटिव एनायन के पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है आपका मिट्टी है उसमें ये आ जाएगा, और पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस आयरन पाइप में आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इसको चूंकि समय के साथ साथ ये तो प्रोटेक्टेड हो रहा है, लेकिन बेचारा इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें कोरोजन हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफाइस होना मतलब ये इस आयरन पाइप के लिए ये जो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, ये बेचारा अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए इसको बोलेंगे सैक्रिफिशियल एनोड, क्योंकि ये एनोड है और सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफिशियल एनोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो आपके आयरन की पाइपलाइन है ये कैथोड कहलाएगी, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मिट्टी में जो आपके नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, वो नेगेटिव पार्ट इसको, चूंकि मैग्नीशियम+2 है ना,
तो इस मैग्नीशियम +2 के पास चिपकने लगेंगे। मिट्टी में जितने भी नेगेटिव पार्ट है वो इस मैग्नीशियम +2 के पास आके चिपकने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव पार्ट है मिट्टी में वो आके यहाँ चिपकने लगेंगे, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ऊपर से आपका इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और जो मिट्टी में जो आपके पॉजिटिव कैटायंस है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, मिट्टी से आयरन पाइप की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो मिट्टी में नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव एनायंस है, वो आपके इस पूरे जो आपने लिया है मेटल, इसके ऊपर Mg+2 चार्ज आ जाएगा ना, तो उसके ऊपर वो अटैक करेगा, उस पर मतलब अटैक मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे देखो, अब इसके केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। तो जो आपने मैग्नीशियम लिया है जो एक्टिव मेटल है, देन आयरन से वो सॉलिड फॉर्म में है, उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो Mg2+ में कन्वर्ट होगा, और ये बाहर जाने लगेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जो इस वायर के थ्रू इस आयरन पाइपलाइन में आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि आयरन जस का तस है, लेकिन आयरन के पास जो ऑक्सीजन गैस घूम रही है, एटमॉस्फेयर वाली जो ऑक्सीजन गैस है, जो मिट्टी में दबी हुई ऑक्सीजन गैस है, वो सब ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, वो 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर से आ रहा है उसको लेकर 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये रिएक्शन कैसे आया, ये मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल से बताया है पूरा, कि H+ कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये O2 कहाँ से आया। तो पिछला क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो अगर फिर से बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो ये मैंने पिछले क्लास में अपने जो अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, उसमें मैंने इसको बताया है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है, ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इस वायर से, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये ऑक्सीजन गैस वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। पहले जब ये वायर से कनेक्टेड नहीं था इस मेटल से, ये आयरन पाइपलाइन जब वायर से कनेक्टेड नहीं था, उस समय ये ऑक्सीजन जो है इस आयरन के इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O बना रहा था। ये ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट, मॉइस्चर में प्रेजेंट, ये जो गीली मिट्टी में उपस्थित ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये इस आयरन के इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O बना रहा था। मतलब आयरन के इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसमें जंग लग रही है, वो खराब हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई करने लगा, ऊपर से ये दूसरा मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन देने लगा इस भाई साहब को, इस ऑक्सीजन को, तो इसने इसको छोड़कर ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेने लगा, वायर से लेने लगा, तार से लेने लगा ये इलेक्ट्रॉन, और फिर H2O बनाने लगा। तो इसकी नजर इस पर से हट गई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, मतलब ये खराब होगा ही नहीं, बचा रह गया। तो सब काम इसको खुश करने के लिए है, किसको, इस O2, ठीक है, इस O2 से इस आयरन को दूर करने के लिए हमने इतना तामझाम किया। क्या बात समझे आप? बात ये समझे कि जो ऑक्सीजन गैस जो है हवा में जो है, एटमॉस्फेयर में जो है, वो जब आपने वायर से कनेक्टेड नहीं किया था उस समय ये आपका ऑक्सीजन गैस इस आयरन से ही इलेक्ट्रॉन ले रही थी, इस आयरन पाइपलाइन से ही इलेक्ट्रॉन को ले रही थी। मतलब आयरन, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, रिडक्शन, और आयरन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। आ रही है बात समझ में? जब इसे कनेक्टेड नहीं था तो इस जो ऑक्सीजन गैस है जो हवा में उपस्थित है, ये इस आयरन रॉड्स के आयरन से ही इलेक्ट्रॉन ले रही थी, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा था और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब इस बेचारे का कोरोजन हो रहा था, ये खराब हो रहा था। लेकिन जब हमने वायर से कनेक्टेड कर दिया तो ये ऑक्सीजन भाई साहब जो इस वातावरण में है, इस आयरन पाइपलाइन के चारों तरफ घूम रहा है, देख रहा है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से मिलेगा, इसी से लूं क्या। लेकिन जैसे ही आपने वायर से कनेक्टेड कर दिया तो ये भाई साहब बेचारा सैक्रिफिशियल एनोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर डालने लगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का भूखा, ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन्स को लेने लगा और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, किससे लिया, जो वायर से आ रहा था इस मेटल के द्वारा। तो अब यहाँ पर इसको इसने क्या कर दिया, इस मेटल ने इसको खुश कर दिया कि भाई तुम आयरन से इलेक्ट्रॉन मत लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन लो, मैं सेक्रीफाइस हो रहा हूं। और फिर जाकर इसका क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो अब इसने आयरन से अपनी नजर हटा ली, आयरन आपका बच गया, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो ओवरऑल काम किसका है, ऑक्सीजन को खुश करने का काम है। उसे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चाहिए जो आपका ये मेटल दे रहा है। और ये कहाँ होगा, ये ऑक्सीजन इसके आयरन पाइप के चारों तरफ घूम रहा है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो गया। तो ये रिएक्शन आपको अगर समझना है तो पिछले क्लास में आप जाइए, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आयरन की पाइपलाइन को कोरोजन से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम उसको कैथोड बना देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब हम कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक कोरोजन का। तो इसमें है आपका नेक्स्ट टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। कैथोडिक प्रोटेक्शन आपका यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो कोरोजन जो होता है ये मेटल का दुश्मन होता है, मेटल को खराब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कोरोजन भाई साहब ने उठा रखी है। ठीक है, तो अगर आपकी आयरन की अगर मेटल की बात करें तो आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोजन जो होता है वो अलग अलग मेटल्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल आयरन में ही होता है। जैसे आप चांदी की बर्तन लाते हो या चांदी के जो गहने लाते हो, आपकी मम्मी चांदी की पायल वगैरह पहनती होंगी, तो आप अभी जाकर अपनी मम्मी का पायल को देखो। ठीक है, तो आपकी मम्मी का जो पायल है वो ब्लैकिश हो गया होगा, ग्रेइश टाइप का दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहनते पहनते बहुत साल हो गए, तो वहां पर वो क्या हो रहा है कि उनमें कोरोजन होने लगा, वो जो चांदी है वो खराब होने लगी, उसमें कोरोजन होने लगा। क्यों हो रहा है सब मैं बताऊंगी आपको। वो जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो पुरानी चांदी के ऊपर, पुराने पायल के ऊपर, तो वो क्या चीज है सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेटल्स होते हैं अलग अलग मेटल्स में कोरोजन होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, कौन मेटल्स में? एक्टिव मेटल्स में, सारे मेटल्स में नहीं। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें ही कोरोजन होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल्स में ही कोरोजन होता है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए कि सारे मेटल्स में कोरोजन नहीं होता है। जो हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें ही कोरोजन होता है, जो हवा से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी मेटल को हाईली एक्टिव हो या ना हो, आप किसी भी मेटल को उठाकर वैक्यूम में रख दोगे जहां पर ना हवा है ना पानी है, तो उसमें कोरोजन नहीं होगा, सालों सालों तक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने हाईली एक्टिव मेटल्स को हवा में रखा, नमी में रखा, वातावरण में रखा, तो वो कोरोजन होना शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है, वो रिएक्शन करने लगेगा हवा के नमी से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर अब बात आ रही है सिल्वर के बारे में। तो अगर आयरन में कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और अगर सिल्वर में कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अगर कॉपर में कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग का मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना, धब्बा लगना, काले काले धब्बे पड़ने या खराब होना। ठीक है, तो ये क्या है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर क्या है? इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन वैसे ही टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के केस में उसका नाम चेंज हो गया, अब रस्ट नहीं ना कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे टार्निशिंग। ठीक है, चलो। तो होता क्या है कि जो सिल्वर के आप ज्वेलरी खरीदते हो, पायल वगैरह खरीदते हो, तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही चमकता है, सुंदर दिखता है, बिल्कुल नया लगता है। लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल बीता तो उनमें कालापन आने लगता है, वो काली पड़ने लगती है वो पायल, वो आपकी चांदी के बर्तन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे SO2 होगा, जैसे H2S होगा, जैसे कि आपका पानी जो आ रहा है नल से उसमें भी बहुत सारे सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं ये सिल्वर के साथ रिएक्शन करने लगते हैं और सिल्वर सल्फाइड नामक एक ब्लैक ग्रे कलर का कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, कहां से आया? तो ये एक तो ये हवा में H2S गैस होगा, SO2 गैस होगा, ये पानी नल से जो आ रहा है उसमें भी सल्फर के कंपाउंड्स होंगे। तो ये जो सल्फर होता है ना, ये दुश्मन होता है इस चांदी का। ठीक है, जैसे आपका आयरन का दुश्मन कौन था? H2O, O2, लेकिन इस सिल्वर का, इस चांदी का जो दुश्मन है वो है सल्फर भाई साहब। तो ये सल्फर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, चाहे SO2 के फॉर्म में, चाहे H2S के फॉर्म में। तो ये सल्फर क्या करेगा? इस सिल्वर से रिएक्शन करने लगेगा। ये कहां से आया? ये एयर से आया। ठीक है, ये हवा में प्रेजेंट है, एयर में है H2S, और या पानी में भी हो सकता है। तो वहां से ये सिल्वर के साथ रिएक्शन किया और बनाया सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड Ag2S जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो एक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये ब्लैक ग्रे कलर का कंपाउंड उस चांदी के पायल के ऊपर जमा होते जाएगा देर समय, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा ना आपका, वो आपका ब्लैक कलर का जो है, ग्रे कलर का कंपाउंड ये जमा होते जाएगा और चांदी की पायल और काली होती जाएगी और काली होती जाएगी और काली होती जाएगी, मतलब उसमें कोरोजन होना शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके सुनार की दुकान में जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ये गंदी हो गई है तो चेंज कर दो या तो इसको साफ करके दो। तो वो केमिकल वगैरह से इसको साफ करके हटा देता है, क्योंकि कोरोजन क्या है?
सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर होता है, मेटल के अंदर नहीं होता है, मेटल के सरफेस पे होता है। तो वहां पर जब सुनार के दुकान में जाते हो तो भाई वो चांदी को ऊपर सरफेस से ऊपर रगड़ वगड़ के साफ कर देता है, फिर वो चांदी आपकी चमकने लगती है। ठीक है, तो ओवरऑल वो सिल्वर सल्फाइड को केमिकल से हटा देता है, सरफेस को साफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये है आपकी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की कहानी। ठीक है, ये पूछता है इसलिए मैंने सोचा इसको बता देती हूँ। तो आपका जो सिल्वर है इसका दुश्मन कौन, सल्फर। आयरन है उसका दुश्मन कौन, ऑक्सीजन और H2O। ठीक है, CO2 भी। और तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन किया, कौन, सिल्वर और सिल्वर सल्फाइड बनाया। नेक्स्ट है आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर। जो कॉपर के बर्तन आते हैं, आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन, कांसा के बर्तन शादी वगैरह में, तिलक वगैरह में, तो वो क्या होता है ना कि अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो रखे हो बक्से में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है, उनमें क्रोजन होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में, ब्लैकिश कलर में उसके ऊपर लेयर चढ़ने लगती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटल का टार्निशिंग होने लगता है, मेटल खराब होने लगता है, क्रोजन होने लगता है, तो इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर मेटल है, हवा में उपस्थित, मॉइस्ट एयर कहो या एयर कहो, हवा में उपस्थित, हवा में प्रेजेंट H2O मतलब नमी, ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस, ये तीनों इस कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। बेसिक क्यों कह रहा है, क्योंकि CuOH का होल ट्वाइस बेसिक है, कॉपर कार्बोनेट क्या है, CuCO3 क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। तो आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट यहाँ फॉर्म होने लगता है धीरे धीरे, तुरंत ही नहीं, समय के साथ साथ धीरे धीरे। ये कॉपर का जो बर्तन है या आपके कांसा के जो बर्तन है वो हवा से रिएक्शन करने लगते हैं, हवा में उपस्थित वाटर, ऑक्सीजन, CO2 से, और आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। जो ग्रीन कलर की लेयर होती है आपने देखा होगा, अगर आपके पास है बर्तन कॉपर का या कांसा का, अभी जाकर देखो ग्रीन कलर का लेयर उसके ऊपर चढ़ा होगा, अगर पुराना होगा तो, नया होगा तो नहीं, पुराना होगा तो ये ग्रीन कलर की लेयर किस केमिकल की है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की है। ये भी पूछता है इसलिए मैंने इसको बता दिया है। और ये आपका बेसिक नेचर का होता है, दिस इज बेसिक नेचर, क्योंकि आप देख रहे हो CuOH का होल ट्वाइस बेस है ना, तो ये बेसिक नेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे मंदिर में, स्पेशली मंदिर में ही ऐसे बर्तन यूज होते हैं, कॉपर के, कांसा के बर्तन, जो छोटे छोटे प्लेट्स आते हैं भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो क्या करते हैं हम कि नींबू लेते हैं और उन बर्तनों को हम चमकाना शुरू करते हैं, रगड़ना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि नींबू में जो आपके एसिड है, नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, ये क्या है आपका बेसिक नेचर का है। तो ये बेस और वो एसिड क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल चमकने लगता है। बात सुनो फिर से मैं क्या बोल रही हूँ, मंदिर में या आपके जहाँ पूजा स्थान है वहां पर आप कॉपर का या कांसा के जो बर्तन यूज करते हो वो समय के साथ साथ काले पड़ने लगते हैं या आपके क्या होता है कि ग्रीन पड़ने लगते हैं, तो उसको साफ करने के लिए मम्मी लोग क्या करती हैं कि नींबू लेती हैं और रगड़ना शुरू करती हैं। तो नींबू में क्या होता है, एसिड होता है और ये है आपका बेसिक नेचर का, तो एसिड बेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और आपका बर्तन बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है, साफ हो जाता है, सारा आपका जो गंदगी है वो पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, तो आपका बर्तन चमकने लगता है। तो किसके वजह से, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया टार्निशिंग ऑफ कॉपर, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। उन बच्चों को शेयर करें जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको आप इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। सो प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।